हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हम थे सीएसआई नेट एग्जाम की तैयारी में। काफ़ी समय से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है। अब जो है वीडियो फिर से कंटिन्यू अपलोड होने वाले हैं और हमारा जो टारगेट होगा वो जून 2021 का नेट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो शुरू किया था वो क्या था, सेट थ्योरी थी। रियल एनालिसिस शुरू किए थे। रियल एनालिसिस में हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद सीक्वेंस शुरू किया था, जहां पर सीक्वेंस के बारे में हमने देखा था उसकी डेफिनेशन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और सब सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम ये तीनों चीजें एक साथ देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। और जितने भी एग्जाम्पल आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होंगे। जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कई क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल होते हैं वहां पर आपको इन सारे एग्जाम्पल से हर एक ऑप्शन जो है काटने के लिए या राइट करने के लिए जो है बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल आज बताने जा रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा, उनको नोट कीजिएगा। चलिए फिर हम फिर से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और अपने टॉपिक को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक है या नहीं, कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है या नहीं और कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। ये सारा कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और दूसरा होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं कि अगर हमारा प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से छोटा या बराबर हो तब हम कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिकली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। सिमिलरली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या होता है कि अगर हमारा प्रीवियस टर्म हमारे नेक्स्ट टर्म से बड़ा या बराबर हो तब हम इसे क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, जब सीक्वेंस के सारे टर्म्स किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में क्या करते हो, लाई करते हो, तब हम कहते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या है, बाउंडेड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए। मतलब हर एक टर्म के लिए जब हमारे सीक्वेंस के सारे टर्म किसी भी दो नंबर के बीच में लाई करते हैं तब हमारा जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। ये हो गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये हो गया बाउंडेड। और कन्वर्जेंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक थ्योरम पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में कि क्या है कि a monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज जो है हम इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं। मोनोटोनिक होने के बाद वो बाउंडेड है या नहीं। अगर मोनोटोनिक के साथ साथ बाउंडेड हुआ तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये केस जो इफ एंड ओनली इफ का है, दैट मीन्स अगर हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा, और अगर वो बाउंडेड है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। बट हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है यूज करेंगे हम यहाँ पर। और चलिए अब अपना जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सीक्वेंस देखते हैं 1/n। हमारा सीक्वेंस an क्या दे दिया है, 1/n दिया है। अगर इसके टर्म्स लिखें तो ये हो जाएगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू चल रहा है। देखने में क्या, ये जो सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, क्योंकि हमारा जो a1 है वो a2 से छोटा, सॉरी a1 बड़ा है a2 से, a2 बड़ा है a3 से, a3 बड़ा है a4 से एंड सो ऑन। दैट मीन्स हमारा ये जो सीक्वेंस है 1/n ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा, क्योंकि ईच टर्म्स क्या है अपने प्रीवियस टर्म से, हमारा जो नेक्स्ट टर्म है अपने प्रीवियस टर्म से क्या है, छोटा आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा। और कैसा मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ये जो सीक्वेंस है हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब बात करें अगर बाउंडेडनेस की, तो ये जो है हमारा सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस का जो पहला टर्म है वो क्या है, 1 है। दैट मीन्स an जो है ये 1 से बड़ा या बराबर होगा। और अगर इसकी लिमिट निकाली जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n अगर किया जाए तो ये किसके बराबर आता है, आपके 0 के। दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज जो है किसकी ओर अप्रोच कर रही है, 0 की ओर अप्रोच करी। दैट मीन्स an जो है 1 और 0 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो गया है, बाउंडेड हो गया है, यानी कि सीक्वेंस कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। अब अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम
कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, और कन्वर्ज किसको करेगा, जो इसकी लिमिट आती है उसको। ठीक है, तो इसकी जो कन्वर्जेंट पॉइंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। सिमिलरली अगर बात करें -1/n की, तो वो यही सीक्वेंस होगा, बस इसमें क्या लग जाएगा, माइनस माइनस लग जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, हमारा जो A1 है वो -1 है, दूसरा -1/2 है, फिर -1/3 है, -1/4 है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस आपका क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर इसकी लिमिट निकाली जाए तो ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर इसके बाउंडेडनेस की बात की जाए तो इसके जो टर्म्स है वो किसके किसके बीच में लाई करेंगे, -1 से लेकर के कहाँ जा रहा है, ये 0, सॉरी ये यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये 1। ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में अगर इसका इनफीमम देखा जाए तो 0 होगा और सुप्रीमम क्या होगा, 1 होगा। और अगर इस एग्जांपल में देखा जाए -1/n में, तो ये क्या हो जाएगा, an जो है वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि हमारा ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया। और ये कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है क्योंकि सारी वैल्यूज जो है 0 और 1 के बीच में आ रही है। और कन्वर्जेंट है या नहीं, तो ये भी क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया प्लस बाउंडेड हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और कन्वर्ज किसको कर रहा है, ये भी 0 को ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो -1 की पावर n, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, हमारा जो सीक्वेंस है an वो किसके बराबर है, आपके -1 की पावर n के। ठीक है, तो अगर इसके टर्म्स लिखे तो क्या होगा, -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक है क्या, मोनोटोनिक कहने का मतलब क्या है कि हमारा A1 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, -1 के, A2 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के, A3 किसके बराबर आ रहा है, -1 के। तो क्या यहाँ पर A1, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं तो A1 जो है वो क्या है, A2 से छोटा है, लेकिन A2 A3 से छोटा है क्या, क्योंकि मोनोटोनिक की कंडीशन कहती है कि फॉर ऑल n के लिए इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारा जो पहला टर्म है वो सेकंड टर्म से छोटा है, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो हमारे सेकंड टर्म थर्ड टर्म से छोटा नहीं है। यानी कि हमारा ये सीक्वेंस जो है ये ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक नहीं है। बात करें अगर इसके बाउंडेडनेस की, तो बाउंडेडनेस अगर देखा जाए तो सीक्वेंस के जितने भी टर्म है या तो वो -1 है या तो वो 1 है। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी कि इसकी वैल्यू या तो -1 है और या तो 1 है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया, यानी कि ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गया। अब बात करें कन्वर्जेंट की, तो सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड है, यानी कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए सीक्वेंस के पास कितनी लिमिट पॉइंट होनी चाहिए, 1 लिमिट पॉइंट होना चाहिए। और लिमिट पॉइंट अगर देखा जाए यहाँ पर तो इस सीक्वेंस के 2 लिमिट पॉइंट मिलेंगे, एक -1 और एक 1। क्योंकि लिमिट पॉइंट कौन बनता है, सीक्वेंस का कोई ऐसा रियल नंबर जो जिसका नेबरहुड क्या करे, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स को रखे। तो अगर हम -1 का नेबरहुड बनाते हैं तो ये क्या करेगा, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स क्या है, इसमें -1 आ रहा है। दैट मीन्स सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स यहाँ पर आएंगे। और अगर 1 का नेबरहुड बनाया जाए तो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स 1 भी आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है, इसलिए सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि ये जो हमारा थ्योरम था, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक है तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। दैट मीन्स वो कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा और बाउंडेड होगा तो कन्वर्जेंट होगा। अगर आपका सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है तो आप इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो सबसे पहले आपका तो मोनोटोनिक नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है तो हो सकता है वो सीक्वेंस आपका बाउंडेड हो सकता है वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट हो। लेकिन अगर मोनोटोनिक है तो कन्वर्जेंट हुआ तभी बाउंडेड होगा और बाउंडेड होगा तभी वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अदरवाइज हमको ये नहीं देखना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की, तो हमारा जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो क्या है, n है। और n क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको देखा जाए इसके सीक्वेंस के टर्म 1 2 3 4 5 6 सब कुछ चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो A1 छोटा है, A2 से A2 छोटा है, A3 से A3 छोटा है, A4 से अप टू ये चल रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ये सीक्वेंस है ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। क्या है, मोनोटोनिक है और कैसा है, इंक्रीजिंग है।
अब बात करें बाउंडेडनेस की, तो सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है एक से बड़े तो हैं, लेकिन किस रियल नंबर से छोटे हैं ये हमको नहीं पता है। दैट मीन्स इसका अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं होगा। और कन्वर्जेंट की अगर बात करें तो चूंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस है, ठीक है, और मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड नहीं है, और अगर बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस हुआ और अगर वो कन्वर्जेंट हुआ तो उसको बाउंडेड होना ही पड़ेगा, और अगर मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो बाउंडेड है तो उसको कन्वर्जेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपको मोनोटोनिक मिल चुका है और आपको मिल रहा है कि बाउंडेड नहीं है, दैट मीन्स वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो वो बाउंडेड भी नहीं होगा। बट मोनोटोनिसिटी जो है यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं -n। तो सिमिलरली यही हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा आपका कैसा बनेगा, मोनोटोनिक होगा। कैसा होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, बाउंडेड ये भी नहीं होगा। इसका जो है, इसके सारे टर्म्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सारे टर्म्स जो है वो -1 से छोटे या बराबर हो जाएंगे, लेकिन इसका इन्फीमम क्या होगा ये नहीं पता चलेगा। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं होगा, और मोनोटोनिक है, बाउंडेड नहीं है, इसलिए ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। अब बात करते हैं -1 की पावर n + 1 इंटू n की। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो कैसा हो जाएगा, -1 की पावर n + 1 इंटू n। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 1। सेकेंड टर्म हो जाएगा -2, फिर क्या हो जाएगा 3, -4, 5, -6 अप टू ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर आ जाएगा 1। जैसे ही आप 2 रखते हैं तो ऑड हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक दिख रहा है क्या, पहला टर्म जो है सेकेंड टर्म से बड़ा है, लेकिन सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, सिमिलरली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी नहीं है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपका मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक नहीं है तो अब ये बाउंडेड और कन्वर्जेंट होगा या नहीं। तो अगर इसके बाउंड की बात की जाए तो इसमें इसके अगर टर्म्स देखे जाए तो कैसे आ रहे हैं, n आ रहा है और -n आ रहा है। n कब आ रहा है, जब n ऑड है, और -n कब आ रहा है, जब n क्या है, इवन है। दैट मीन्स ये जो चीज है वो किसकी ओर कन्वर्ट कर रही है, -∞ की, और ये जो है ये +∞, और ये क्या है, -∞। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है और कन्वर्जेंट भी नहीं है। अब अगर बात करें हमारे इस सीक्वेंस की, an = 2020 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। क्या दिया हुआ है, 2020 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या होंगे, 2020 फॉर ऑल n। फर्स्ट टर्म जो होगा वो भी 2020, सेकंड टर्म जो होगा वो भी 2020, इसी तरीके से आपके जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के सारे यही होंगे। दैट मीन्स हमारा ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिक होगा क्या ये कांस्टेंट सीक्वेंस, तो कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता है ऑलवेज क्या होता है, मोनोटोनिक ही होता है। इसलिए ये जो सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा। अगर बात करें बाउंडेड की, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड है क्या, यस, इसके सारे टर्म्स क्या है 2020, इसलिए जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा बाय दिस थ्योरम। बात करें अगर an = लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर n, हमारा क्या दिया हुआ है, an = लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर n। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम a1 लिखना चाहें तो a1 क्या होगा, 3 की पावर 1, यानी कि कितना, 3। तो इसमें जो लास्ट डिजिट है वो आपकी क्या है, 3 है, तो ये 3 ही होगी। अगर a2 लिखना चाहें तो a2 दैट मीन्स क्या, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 दैट मीन्स क्या, 9। तो लास्ट डिजिट आपकी इसकी क्या है, 9 ही है। a3 अगर करें तो इसमें अगर बात करें तो 3 की पावर 3 दैट मीन्स कितना, 27। अगर इसकी लास्ट डिजिट की बात करें तो कितना आ रहा है, 7। a4 की अगर बात करें 3 की पावर 4 यानी कि 81, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 1। a5 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 यानी कि 243, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 3 है।
दैट मीन्स क्या होगा कि जो हमारा सीक्वेंस है वो कैसा बनेगा, ये हमारे सीक्वेंस के सारे क्या बनेंगे, टर्म्स बनेंगे, क्योंकि हमारा सीक्वेंस है वो क्या बोल रहा है, लास्ट डिजिट ऑफ 3 की पावर n, यानी कि आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, 3 की पावर n निकालेंगे। 3 की पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वही आपके क्या बनेंगे, सीक्वेंस के टर्म्स बनेंगे। दैट मीन्स ये सीक्वेंस कैसा है आपका, फर्स्ट टर्म इसका हो गया 3, सेकेंड टर्म हो गया 9 7 1 3, यानी कि अब जो होगा आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा जैसे ही 5 आएगा। 5 के बाद जैसे आप a की पावर 6 करते हैं, दैट मीन्स क्या आ जाएगा आपका 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 दैट मीन्स क्या, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, दैट मीन्स इसी को ही आप ले सकते हैं ये 7 इंटू 7 यानी कि 49। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या है 9, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आप आगे के टर्म निकाल के देखेंगे तो 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1, यही सारे क्या हो जाएंगे, बार बार रिपीट हो जाएंगे। तो ये आपके सीक्वेंस के क्या बन रहे हैं, टर्म बन रहे हैं। अब अगर बात करें मोनोटोनिक सीक्वेंस है क्या, तो 3 जो है वो क्या है, 9 से छोटा है, यानी कि A1 जो है वो लेस देन है A2, बट क्या A2 A3 से लेस देन है क्या, ये तो है नहीं। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिक नहीं होगा। अब बात करें अगर बाउंडेडनेस की, तो बाउंडेड अगर देखा जाए तो सीक्वेंस के सारे टर्म 1 3 7 या 9 है, 3 9 7 1 3 9 7 1, दैट मीन्स सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो है वो 1 और 9 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर कन्वर्जेंट की, तो सीक्वेंस में कि जो टर्म मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 7 और 9 मिल रहा है। तो अगर इसका नेबरहुड बनाया जाए तो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स यहाँ पर क्या आएंगे, 1 1 आएंगे, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स 3 आएंगे। दैट मीन्स अगर इसके लिमिट पॉइंट्स की बात करें तो 1 3 7 और 9 इसके क्या बनेंगे, लिमिट पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि इसकी लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है और इसलिए हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है ये क्या है, -1 बाई एन, कब जब n ऑड होगा, और 1 + 1 बाई एन जब n क्या होगा हमारा इवन होगा। तो इस सीक्वेंस के अगर टर्म्स देखें तो सीक्वेंस के टर्म्स कैसे हो जाएंगे, A1 जो होगा वो होगा आपका क्या, -1 बाई 1, A2 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 बाई 2, A3 अगर निकालेंगे तो -1 बाई 3, A4 अगर निकाला जाए तो 1 + 1 बाई 4 अप टू ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस के टर्म्स अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सीक्वेंस के टर्म चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। पहला टर्म आ रहा है -2, सेकंड टर्म आ रहा है 3/2। तो सेकंड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से क्या है, बड़ा है, यानी कि A1 छोटा है A2 से, पर क्या A3 बड़ा है A2 से, नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस होगा वो मोनोटोनिक नहीं होगा। बात करें अगर बाउंडेडनेस की, तो सीक्वेंस को अगर देखा जाए -1 बाई n और 1 + 1 बाई n, तो ये बाउंडेड है या नहीं। तो हमारे जो टर्म्स है वो कैसे, -1 बाई n। ठीक है, इसका जो पहला टर्म निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, -2 निकल रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इवन के लिए कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए पहला टर्म क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, और इसको अगर देखें कि इसकी लिमिट कहाँ पर जा रही है, अगर इसको n टेंडिंग टू क्या किया जाए, लिमिट n टेंडिंग टू अगर क्या किया जाए, इंफिनिटी किया जाए, तो ये वैल्यू किसकी ओर कन्वर्ट करती है, -1 की ओर कन्वर्ट करती है। दैट मीन्स सीक्वेंस का जो टर्म होगा वो कैसा होगा, इन दोनों में कौन छोटा है, हमारा -2 छोटा है। सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो -2 से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखा जाए 1 + 1 बाई n है, अगर इसको देखा जाए तो ये किसकी ओर कन्वर्ट करता है, 1 की ओर कन्वर्ट करता है, और इसका एक पॉइंट क्या मिल रहा है, 3/2। दैट मीन्स इसके सारे टर्म्स जो है वो किससे छोटे या बराबर हो जाएंगे, 2 से छोटे या बराबर, और -2 से बड़े या बराबर, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, सॉरी ना, मोनोटोनिक तो नहीं हुआ, बाउंडेड हो गया। बात करें अगर कन्वर्जिंग की, तो इसके लिमिट पॉइंट कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट आ रहे हैं, एक तो -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। दैट मीन्स इसका लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है, और यूनिक नहीं है दैट मीन्स सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, बात करें हमारे इस सीक्वेंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस के टर्म्स कैसे दिए हुए, an = -2 -1 0 1 2 3 1 0 1 0 1 0 अप टू चल रहा है। ठीक है, ये होगा आपके सीक्वेंस के टर्म्स। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा,
अगर A1 लिखा जाए तो -2, A2 जो है वो -1, A3 0, फिर अप टू ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस टर्म्स के बाद यहाँ पर जो टर्म होंगे 1 0 1 0 1 0, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बात करें अगर इसके मोनोटोनिक की, तो मोनोटोनिक तो आपका सीक्वेंस है नहीं, ये तो साफ दिख रहा है। अभी तक तो आपने मोनोटोनिक निकालना सीख लिया होगा, तो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है। बात करें अगर बाउंडेडनेस की, तो सीक्वेंस के अगर टर्म्स देखे जाए तो सीक्वेंस के टर्म किसके किसके बीच में लाई कर रहे हैं, -2 से लेकर के an जो होगा वो क्या होगा, -2। और अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स देखें तो 3 के बाद जो है 1 0 1 0 1 0 रिपीट होना शुरू हो रहा है, और सीक्वेंस में सबसे बड़ा टर्म जो है वो यहाँ पर क्या है, 3 है। यानी कि सीक्वेंस जो है -2 और 3 के बीच में ही सारे टर्म्स इसके आएंगे। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। और अब बात करें अगर इसके कन्वर्जेंट की, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1 0 1 0 1 0 हमारे सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स 1 और 0 का अगर नेबरहुड बनाया जाए तो इनफाइनेटली मेनी टाइम 0 और इनफाइनेटली मेनी टाइम्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स इसके पास 2 लिमिट पॉइंट मिलेगा, 0 और 1, यानी कि ये लिमिट पॉइंट जो इसका यूनिक नहीं है, दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसी सीक्वेंस की जगह अगर 11 नंबर का एक एग्जांपल और डाल दिया जाए, और 11 नंबर में क्या कर दिया जाए, सीक्वेंस के सारे टर्म यही रख करके यहाँ पर अगर 1 1 1 1 रख दिया जाए या 0 0 0 रख दिया जाए, तो सीक्वेंस जो है आपका क्या होगा, मोनोटोनिक अगेन नहीं होगा, बाउंडेड हो जाएगा। और अगर बात करें कन्वर्जेंट की, तो यहाँ पर 1 एक ऐसा पॉइंट है जो क्या आएगा, इनफाइनेटली मेनी टाइम आएगा। सीक्वेंस के जितने भी टर्म है 3 के बाद वो सारे के सारे क्या है, 1 1 1 1 है। दैट मीन्स सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो अगर बात इस सीक्वेंस की करें, अगर इसको 11 नंबर दे दिया जाए तो ये मोनोटोनिक तो नहीं होगा, बाउंडेड हो जाएगा और कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। और कन्वर्ट किसको करेगा, ये कन्वर्जेंट भी हो जाएगा और कन्वर्ट किसको करेगा, 1 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बस ध्यान ये देना है कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक निकल गया, तो मोनोटोनिक अगर है तो वो बाउंडेड हुआ तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट हुआ तो बाउंडेड होगा। अगर मोनोटोनिक है, कन्वर्जेंट नहीं है तो बाउंडेड नहीं होगा, बाउंडेड नहीं है तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मोनोटोनिक नहीं है तो उसके बाउंडेड और कन्वर्जेंट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो भी सकता नहीं भी। ये एग्जांपल हो गया आपका, सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है बट ये बाउंडेड और कन्वर्जेंट नहीं है। ये सीक्वेंस अगर आप देखें तो मोनोटोनिक नहीं है बट ये बाउंडेड है और कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो ये थ्योरम के लिए आपको याद रखना है कि आपका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए, और तभी हम कन्वर्जेंट और बाउंडेड और कन्वर्जेंट एक दूसरे को इंप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो हम अपना नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं, an इज इक्वल टू साइन 1/n। तो सीक्वेंस an इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, साइन 1/n दिया हुआ। अगर सीक्वेंस के टर्म्स देखें तो क्या हो जाएगा, साइन 1/1, साइन 1/2, साइन 1/3, अप टू ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोटोनिक की, तो साइन 1/n मोनोटोनिक होगा क्या, तो साइन 1/n का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोटोनिक देखें तो एक बार फंक्शन क्या हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि फंक्शन हमारा ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स हमारा जो साइन 1/n है ये मोनोटोनिक तो नहीं होगा। अब बात करें अगर इसके बाउंडेडनेस की, तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। यानी कि जो सीक्वेंस है इसके जो टर्म्स आएंगे वो भी साइन 1/n की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। दैट मीन्स ये जो हमारा सीक्वेंस है ये बाउंडेड जो है हो जाएगा। अब अगर बात करें कन्वर्जेंट की, तो चूंकि फंक्शन हमारा सीक्वेंस जो है हमारा मोनोटोनिक तो है नहीं, यानी कि हम अपने थ्योरम से जान नहीं सकते। अब आ गया है बाउंडेड। अगर बाउंडेड नहीं होता तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा ही होगा। लेकिन अगर बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड है, तो ये हम इम्प्लाई ऑलवेज करेगा कि ये नॉट क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, आपका थ्योरम क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। दैट मीन जो भी सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है, अगर आप जानते हैं कि आपका सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस ऑलवेज क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर बाउंडेड नहीं है
तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप नॉट बाउंडेड कहते हैं और अगर इसको कन्वर्जेंट कह दिए तो इस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड, बट आप जो सीक्वेंस लेकर के चल रहे हैं वो तो क्या था, नॉट बाउंडेड। दैट मीन्स अगर आपका सीक्वेंस नॉट बाउंडेड है तो वो नॉट कन्वर्जेंट होगा, और अगर कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर बात करें कन्वर्जेंट की, तो इसके कन्वर्जेंट पॉइंट को अगर देखें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1/n करने पर इसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है, 0 आती है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगर cos n की, तो cos n अगर हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस देखें cos n, तो इसके जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, cos 1, cos 2, cos 3 अप टू ये चलेगा। ठीक है, हम फिर से जानते हैं कि जो अगर बात करें किसकी, मोनोटोनिक की, तो cos n का जो ग्राफ होता है अगेन आपका ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके का ही होता है। ठीक है, तो ये cos n का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फंक्शन आपका मोनोटोनिक तो नहीं है। बात करें अगर बाउंडेडनेस की, तो cos n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। cos थीटा जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। सो cos n जो होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा, -n से n के बीच, -1 से 1 के बीच में ही होगा। दैट मीन्स आपका सीक्वेंस अगेन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब बात करें कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो लिमिट जब हम लेते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos n, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n है, यहाँ पर n जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी कि इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि साइन 1/n मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक तो नहीं है, बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट भी है। और अगर cos n को देखें तो ये मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड है और कन्वर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, अब बात करें एग्जांपल नंबर 14 की, तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस कैसा है कि 6 आएगा कब, जब हमारा n जो है वो या तो 1 हो या तो प्राइम हो, अदरवाइज हमारा क्या आएगा, n ही आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी सफिक्स चल रहा होगा वही आएगा। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस के टर्म्स लिखे तो a1 आपके लिए 1 के लिए क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6। a2 की अगर बात करें तो a2 क्या है, आपका प्राइम है, तो प्राइम है, दैट मीन्स यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। a3 जब लेंगे, 3 क्या है आपका प्राइम है, फिर से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन अगर a4 लेते हैं तो ये प्राइम नहीं है, दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू आएगी n, और n यहाँ पर क्या है 4, यानी कि ये a5 अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। a6 अगर देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी, या तो 6 होगा या तो n होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका अगेन 6 हो जाएगा। ठीक है, a7 की अगर बात करें तो 7 आपका प्राइम है, प्राइम में मतलब फिर 6 होगा। a8 अगर देखें तो a8 प्राइम नहीं है, दैट मीन्स n आएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सीक्वेंस चल रहे, तो देखने से ही पता चल रहा है कि आपका सीक्वेंस ना ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। दैट मीन्स ये सीक्वेंस जो है मोनोटोनिक तो नहीं है। ठीक है, मोनोटोनिक क्या है, नहीं है। अब अगर बात करें क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइम के लिए वैल्यू तो ऑलवेज 6 आ रही है, लेकिन जब नॉट प्राइम है तब ऑलवेज क्या आ रहा है, n आ रहा है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपका बाउंडेड नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज अगर देखी जाए an की, ये क्या है 4 से बड़ी या बराबर है, लेकिन किस नंबर से छोटी होगी, किस रियल नंबर से छोटी होगी ये हमको नहीं पता, क्योंकि n जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी n, जो कि क्या होगा, सीक्वेंस का एक टर्म बनेगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक भी नहीं है, सीक्वेंस आपका बाउंडेड भी नहीं है। तो चूंकि हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो वो बाउंडेड होगा, ठीक, और अगर नॉट बाउंडेड होगा तो सीक्वेंस नॉट कन्वर्जेंट होगा। दैट मीन्स आप सिर्फ यही देख करके इसके कन्वर्जेंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक नहीं आया, यानी कि आपने जो पहला थ्योरम पढ़ा था कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, तो मोनोटोनिक तो है नहीं, यानी कि इन दोनों बाउंडेड और कन्वर्जेंट में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बाउंडेड नहीं है तो आप ऑलवेज क्या कहेंगे, जो आपका सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। दैट मीन्स अगर बात करें कन्वर्जेंट की तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड निकलता तब हमको कन्वर्जेंट चेक करना पड़ता कि कन्वर्जेंट होगा या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या कहता है कि an इज इक्वल टू 3 कब, जब n क्या हो 1 हो या फिर प्राइम हो। ठीक है,
और P कब, जब आपका P is the smallest prime divisor of n where n is a composite number. That means जब जब आपका n कोई प्राइम नंबर होगा तब तक वैल्यू आपको 3 मिलेगी, और जब जब n कंपोजिट नंबर होगा दैट मीन्स प्राइम नहीं होगा तो हम क्या देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट प्राइम P आएगा वो सीक्वेंस का क्या बनेगा, टर्म बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर A1 की, तो 1 पर वैल्यू क्या है आपकी 3 है। ठीक है, अगर बात करें 2 पर, तो 2 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है, दैट मीन्स अगेन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 आपका अगेन प्राइम है यानी कि फिर से 3 मिलेगा। 4 अगर देखा जाए तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 को कौन कौन से प्राइम डिवाइड करते हैं। तो 4 को सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइड करता है, दैट मीन्स जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर होगा 4 का वो कौन होगा, 2 होगा। अगर बात करें A5 की, तो 5 जो है आपका प्राइम है, दैट मीन्स आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर 6 की बात करें, A6 की अगर बात करें, तो 6 को 2 और 3 डिवाइड करते हैं, 2 प्राइम नंबर 2 और 3, 6 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम, हमको कौन सा प्राइम चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम। तो स्मॉलेस्ट प्राइम यहाँ पर कौन है, 2, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। अगर बात करें 7 की, तो प्राइम है और प्राइम के लिए आपको 3 मिला हुआ है। 8 की अगर बात करें तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइड करता है तो 2 आएगा। इसी तरीके से आपके सीक्वेंस के टर्म जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें मोनोटोनिक की, तो सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक तो है नहीं। ठीक है, सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, छोटे बड़े आ रहे हैं, ना ही सीक्वेंस से मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। इसके टर्म्स क्या आ रहे हैं, या तो कभी ग्रेटर आ रहे हैं या तो लेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक तो नहीं होगा। ठीक है, अब अगर बात करें सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंडेड के लिए सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा सीक्वेंस के यहाँ पर टर्म तो ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं सीक्वेंस के टर्म, मान लीजिए आप A121 पर पहुंचे। ठीक है, सीक्वेंस का एक टर्म उठाए 121, तो 121 को जो प्राइम डिवाइड करता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, 11 है। दैट मीन्स यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर आएगा वो क्या आएगा, 11 आएगा। इसी तरीके से अगर चलते हुए 169 पर पहुंचे तो इसको डिवाइड करने वाला स्मॉलेस्ट प्राइम जो होगा वो क्या होगा, 13 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई एक ऑड नंबर आपको इसी तरीके का जरूर मिलेगा जो कि क्या होगा, किसी ना किसी प्राइम का स्क्वायर होगा। दैट मीन्स उसको सिर्फ और सिर्फ वही प्राइम क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। दैट मीन्स इनको डिवाइड करने वाले जो प्राइम है वो सिर्फ यही है। इसी तरीके से जैसे जैसे आप इन्फिनिटी में मतलब बहुत बड़े से बड़ा नंबर रखेंगे तो यहाँ पर जो सीक्वेंस का टर्म है वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अगर बाउंडेडनेस की बात करें तो सीक्वेंस का जो टर्म है वो क्या है, 2 से बड़ा या बराबर तो है, लेकिन किस प्राइम से छोटा होगा या किस रियल नंबर से ये छोटा होगा ये हमको नहीं पता। सीक्वेंस के टर्म किस रियल नंबर से छोटे होंगे ये हमको नहीं पता। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड नहीं है। इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अपर बाउंड क्या होगा ये हमको नहीं पता। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड नहीं है। ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया आपका, ये सीक्वेंस आपका कैसा हो गया, मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड नहीं है और कन्वर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, और बात करें अगर इस सीक्वेंस की तो ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक नहीं है, बाउंडेड नहीं है और कन्वर्जेंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये जो एग्जांपल्स है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके के ये जो 15 एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं इनके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल है जो कि क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के काम आएंगे। कि जैसे आपको पूछ लिया जाए देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस विच इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक ऑप्शन क्या करते चले जाएंगे, डिस्कार्ड करते चले जाएंगे और आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए दे देते हैं, आप उनको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और उनका जो सॉल्यूशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये 4 एग्जाम्पल्स जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो इनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं भी बनते हैं तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी
4 क्वेश्चंस पर होंगे, जहां पर हम देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है मोनोटोनिक है या नहीं, बाउंडेड है या नहीं, कन्वर्जेंट है या नहीं, और साथ ही साथ इनका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इन्हीं पैटर्न में होते हैं, बस वैल्यूज जो होती है एज की वो क्या हो जाती है, इनके टर्म्स की वो बदल जाती है, बाकी आपका क्वेश्चन जो होता है वो इसी पर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।